बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रियासत, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कायम इदारा जाती इस्लाहात के लिए कायम की गई कमेटी जो काबीना की थी, राइट साइजिंग की तजावीज़ जो हैं वो मंजूर कर ली हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में ये मंजूरी दी गई है और इजलास में ये बताया गया है कि पहले मरहले में जो 6 वजारतें हैं उनकी जो सिफारिशात उस हवाले से मुरतब की गई हैं उस पर अमल दरामद किया जाएगा। मजमूई तौर पर इन वजारतों के अंडर 82 इदारे आते हैं और उन 82 इदारों का इंतज़ाम किया जाएगा 40 इदारों में। और इसके जो मकासद हैं वो ये है कि इसको एफिशिएंट बनाना है, स्मार्ट मैनेजमेंट करनी है, ऑटोमेशन की तरफ जाना है, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। और ख़ास तौर पे जो मजमूई तौर पर ये जो एक फिगर सामने आ रही है कि 35,000 अरब रुपया इन इदारों में जो है वो इन्वेस्टेड है, जिसका जो रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न आने के बजाय 1,000 अरब रुपया पर ईयर का इसको लॉस हम जो है वो इनकर कर रहे हैं। ये और उसके साथ साथ फिर जो एम्प्लॉइज़ का बोझ है, फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इसके साथ होता है। और इसके साथ साथ फिर अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता जा रहा है। ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर जो 18th अमेंडमेंट की गई थी उसके नतीजे में जो वजारतें सूबों को ट्रांसफ़र की गई थी वो वजारतें भी अभी वफाक के पास हैं, अभी उसके मुकम्मल तौर पर उसे ख़त्म नहीं किया गया। इन तमाम मसाइल को ये फैसला कर लिया गया है कि अब इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जो वजारतें राइट साइजिंग में आती हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ या जो महकमे आते हैं उनको राइट साइजिंग में लाया जाएगा और उसके साथ जो नताइज हैं वो लिए जाएंगे। और नताइज में है स्मार्ट मैनेजमेंट है, डिजिटाइजेशन है और एफिशिएंट गवर्नेंस है, ताकि एक आम पाकिस्तानी जो है उसको सहूलत मिल सके, हुकूमत के ऊपर बोझ कम हो सके, हुकूमत अपना काम एफिशिएंटली कर सके। और इसके साथ साथ यकीनन ये भी देखना है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं बिलखुसूस जो एम्प्लॉइज़ के हवाले से हैं कि एम्प्लॉइज़ क्या वो सरप्लस पूल में डाले जाएंगे, एम्प्लॉइज़ क्या उनको गोल्डन हैंडशेक दी जाएगी, एम्प्लॉइज़ का मुस्तकबिल क्या होगा। एम्प्लॉइज़ इस हवाले से काफ़ी कंसर्न हैं और इसके साथ साथ जो और मज़ीद चैलेंजेस हैं इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कितना डुएबल है। ख़ास तौर पे जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं वो इस हवाले से कितनी ऑन बोर्ड हो सकती हैं। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी काफ़ी रिजर्वेशन इससे पहले भी सामने आई हैं और अब भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। हालांकि जो हाई पावर्ड जो राइट साइजिंग कमेटी है उसमें पीपल्स पार्टी का एक मेंबर भी शामिल है, इसके बावजूद जो है वो चौधरी मंजूर हुसैन की जानिब से कुछ रिजर्वेशन जो हैं वो सामने आई हैं। इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में फ़ाद वही साहब ने, आप सीनियर नाइब सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और शुएब खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाशा हैं और इसके साथ साथ मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। एक आम आदमी का भी बड़ा कंसर्न है फ़ाद साहब के जो गवर्नमेंट है उसे स्मार्ट होना चाहिए, उसके ऊपर बोझ कम होना चाहिए, जो पैसा अवाम का है, जो बड़ी हार्ड एंड मनी होती है, इसका जो खर्च है वो बिल्कुल राइटली होना चाहिए, अल्लल तलालों में नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कितना ज़रूरी है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पॉर्टेंट तो है अपनी जगह, लेकिन हमें इसकी माजी में जाना है। सबसे पहले माजी से जब गुजरते हैं तो हम समझते हैं कि 82 जो कंपनीज़ हैं या ये इदारे हैं, ये जो 82 इदारे हैं इनको बनाने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई उस वक्त में, और उसके बाद अगर ये 82 इतने अरसे से खसारे में जाते हैं तो क्यों इनको देखा नहीं जाता है। फिर अब जिस तरह एम्प्लॉइज़ की बात हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत आई थिंक इमोशनल इशू भी है इस वक्त। देखिए, एम्प्लॉइज़ को सरप्लस पहले आप पूल में लाएंगे या उनके साथ हैंडशेक करेंगे, जिससे अनसर्टेनिटी क्रिएट करने से बेहतर है कि राइट साइजिंग तो अच्छा मूव है, लेकिन उस मूव के साथ जो गवर्नेंस में इश्यूज़ हैं क्या उनको हम रेक्टिफाई भी करना चाह रहे हैं, क्या उनको ठीक करना चाह रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमारा मसाइल ये है कि हम हर बारी एक नया स्टेप ले सकते हैं, हम हर बारी निजकारी की बात कर सकते हैं, हम हर दफ़ा कोई ना कोई नया इनिशिएटिव ला सकते हैं, लेकिन क्या हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे रिफॉर्म्स वहीं पर खड़े रहें जहाँ से हमने उन्हें शुरू किया। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है पूरे पाकिस्तान में। एक खुशाइन बात आज ये थी कि मूडीज़ ने हमारी क्रेडिट रेटिंग अप कर दी, हम बात करते तो वो एक ये भी खुशाइन, लेकिन उन्होंने भी उस पर वहीं पे इंडिकेट किया कि गवर्नेंस के ऊपर काम करने की जरूरत। तो आई थिंक जब मॉडल जो है उसे स्मार्ट बनाया जाएगा, एफिशिएंट बनाया जाएगा, तो उतनी ही ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी होगी। आई थिंक देखिए, अकाउंटेबिलिटी होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम ब्लेम गेम में तो वी हैव नो मैच, लेकिन
ब्लेम करने के बाद उसको प्रूव करना इज द राइट पास। अब देखें जिस तरह हमारे छोटे छोटे इदारे हैं, जिस तरह रिसेंटली PIA के ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही थी, आई वाज पार्ट ऑफ दैट सिंबल एज वेल, तब भी यही मसाइल हुए कि निजकारी जब हो रही थी, 8 साल से हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमने उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने वक्त पर डिसीजंस नहीं लिए? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक हम उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे तब तक। लेकिन हमारे गेस्ट हसान दाऊद भट्ट साहब जो हैं, साबिक डायरेक्टर हैं CPAC के भी, और उसके साथ साथ मईशत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको वेलकम करते हैं हसान साहब जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो जब तक हम अकाउंटेबिलिटी को परमानेंट नहीं करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को परमानेंट नहीं करेंगे, आई थिंक हम कहीं नहीं जा सकते। हम चॉक बोर्ड पे बार बार आते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। अब तो इम्प्लीमेंटेशन के मोड में चला गया, गवर्नमेंट ने तो डिसाइड कर लिया कि आप करना है। देखिए इस बात पे तो मैं गवर्नमेंट को सराहता हूँ हमेशा, क्योंकि अगर ये बेड़ा उठा लेते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं आ जाते हैं। और इस वक्त ज़रूरत है कंसल्टेशन की, इन सबको बिजनेसमैन के साथ बैठने की ज़रूरत है, इस वक्त स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी मईशत के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का इस टाइम गोल्डन पीरियड है, ये गोल्डन टाइम है टू सिट डाउन विद द बिजनेस कम्युनिटी, हमसे सीखें, हम बताएंगे टैक्स कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको कलेक्ट भी कैसे करना है। आप कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स का मुशावरत जरूरी है, लेकिन हम राइट साइजिंग पे रहते हैं। शुएब खान साहब, राइट साइजिंग जो है इस वक्त कितना नीड ऑफ द टाइम है? एक आम आदमी के ऊपर बोझ इससे कितना कम होगा? एफिशिएंट मैनेजमेंट कितनी बेहतर होगी? अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़बरदस्त होगी? जो गवर्नमेंट ने इस वक्त मूव लिया है, कितना राइट डायरेक्शन में ये मूव लिया गया है? जी, इसमें आई हैव लिव्ड इन अमेरिका फॉर 6 years जी, तो वहाँ पे मैंने यही सीखा था कि गवर्नमेंट बहुत स्लिम होती है। इवन अ कंट्री लाइक अमेरिका, गवर्नमेंट हर काम नहीं कर रही होती। हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट ने हर काम करना शुरू कर दिया कि आप ट्रेनें भी चला रहे हैं, आप जहाज़ भी चला रहे हैं, आप स्टील भी बना रहे हैं, आप गवर्नमेंट का ये काम है नहीं। It's not government business to do business. Government business to do business. गवर्नमेंट को सिटीजन सर्विसेज को देखना चाहिए, उनकी लाइफ को, उनकी हैप्पीनेस को, उसको फोकस करना चाहिए। पाइट की एक रिपोर्ट आई, इसके मुताबिक एक चपड़ासी जो गवर्नमेंट भर्ती करती है, 2.5 से 3 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा आता है, तो ऊपर की बात तो एक अलग ही है। प्रिसाइजली तो मेरा ख्याल है कि पहले राइट ऑन दी ऑनसेट एक गलत डायरेक्शन में हम चले गए। अच्छा, अब ज़ाहिर है बेशुमार लोग हैं जो कि अब उनका लिविंग जो है वो इस पर डिपेंड करता है, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दे हैव गिवन देयर लाइफ, पूरी ज़िंदगी उन्होंने गवर्नमेंट के साथ दे दिया है। तो एक सेंसिटिव इशू है, इसको बड़ा एहतियात से इसको देखना चाहिए। राइट साइजिंग तो 100% होनी चाहिए, लेकिन राइट साइजिंग ये नहीं है कि काम आप वही करते रहें और फिर आप उसको अपने साइज को आप कट कर। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज के हवाले से एक कमेटी भी बना दी है ताकि उनको भी एड्रेस किया जाए, ना कि उनको छोड़ दिया जाए। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पहले तो देखें गवर्नमेंट के काम करने वाले क्या हैं। राइट साइजिंग जो है वो एट द बेस होनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है ये करना, ये गवर्नमेंट का काम करना नहीं है। गवर्नमेंट का जो काम है डोंट यू थिंक जो 24 या 26 इदारे जिनको आइडेंटिफाई किया गया, अब 6 वजारतों को अब भी इन्होंने दिया, उसके बाद फिर मरहलावार बाकी भी किया जाएगा, ये अब राइट डायरेक्शन? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने अब डिफाइन कर लिया कि हमें क्या काम करने और क्या नहीं करने, प्राइवेट आउटसोर्स भी करना है हमें, और बहुत ज़्यादा आउटसोर्स। लेट प्राइवेट सेक्टर ग्रो, लेट प्राइवेट सेक्टर डू द थिंग्स। मतलब मैं IT में हूँ तो मैं देखता हूँ गवर्नमेंट IT करने की भी कोशिश करती है, ठीक है, सारे के सारे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट में बनी हुई हैं और वो सॉफ्टवेयर का काम भी कर रहे हैं। तो लेट द प्राइवेट सेक्टर ग्रो, प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने दें, उनको काम करने दें और आप फोकस करें जो आपने करना है। और दूसरी जो बात आपने बड़ी सही की कि हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ही नहीं किया आज तक, हमने डिजिटाइजेशन नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बड़े कंसर्न है, वो कहते हैं मैं तो आपको फाइल देखूंगा नहीं अगर वो उस गवर्नमेंट के सिस्टम से होकर नहीं आएगी। जी। हाँ, तो ये दिस इज वन एस्पेक्ट के चलें जी, फाइलें आपकी चल रही हैं, लेकिन हर चीज़ अगर आप देखें ना कि आपकी जितनी भी FBR की बात हो रही है, टैक्सेशन की बात हो रही है, हर चीज़ में जब ट्रांसपेरेंसी आएगी, एंड ओनली टेक्नोलॉजी कैन गिव यू ट्रांसपेरेंसी। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, ये इस तरह के टूल्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं कि हम राइट साइजिंग भी करें, और राइट साइजिंग से ये ना हो कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो और हाफ हो जाए। ये एक चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली इस्तेमाल करके मेक श्योर ये करना है कि साइज हमने रिड्यूस किया है, परफॉर्मेंस हमने डबल किया है। सो 2x परफॉर्मेंस हिसाब से प्रिसाइजली। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर फोकस करना एट द गवर्नमेंट लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो हम नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा शायद क्योस हो जाए कि हमने अब लोग ख़त्म हो गए हैं, उधर जो डेस्क पे बैठे हुए थे और सारा मैनुअल काम चल रहा है, अब कोई करने वाला नहीं है, जो करने वाले हैं वो भी डिसहार्टेड हैं।
तो मेरे ख्याल में बड़ा एक हमें जो ये प्रोसेस फ्लो हम कहते हैं प्रोसेस री इंजीनियरिंग उसको करने की ज़रूरत है तमाम गवर्नमेंट में कि हाउ आर यू गोइंग टू री इंजीनियर द प्रोसेसेस टू मेक श्योर द टेक्नोलॉजी जो है वो सही तरह से उसको आपकी जो साइज़ को रिड्यूस करने के बावजूद आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज। ठीक है हसन साहब, आपको इसमें शामिल करूंगा। आप एक यकीनन गवर्नमेंट के साथ रहे भी, आपने काम भी किया है, कितनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आपने देखी है, कितना एक राइट वे में कदम उठाया है गवर्नमेंट ने कि जी अब हमने इसको सही करना है, अब ये हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन अल्ले तलनों में मजीद अवाम का पैसा अब खर्च नहीं किया जा सकता। कितना राइट टाइम पे ये जो है डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? बहुत शुक्रिया यासिर। आई थिंक एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो जो चीजें जो नेशनल इंटरेस्ट में जो डिसीजन लेने हैं जो बहुत अरसे से पेंडिंग थे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल कैपिटल वो लेंगे। ठीक। और उसका जो भी इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे आता है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन आपके सामने है कि मोदी ने जिस तरह आज आपकी रेटिंग को इम्प्रूव किया है और बाकी जो मालियाती इदारे हैं वो भी किस तरह इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है और आपको नजर आ रहा है कि सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जो कि बड़े अरसे से मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीमेंटली और सेक्टोरल अप्रोच के साथ जाए। ये वन साइज फिट ऑल या एशियन टाइगर अप्रोच जो है हमारी वो काम नहीं करेगी। हमें बिल्कुल सेक्टर सेलेक्ट करके उसके अंदर इनिशिएटिव्स लेने हैं, डाउन साइजिंग करनी है, राइट साइजिंग। डाउन साइजिंग गलत लफ्ज है मेरे ख्याल में, राइट साइजिंग करनी। गवर्नमेंट भी ये यूज कर रही है यार, राइट साइजिंग। लेकिन मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर एक बात, एक कॉशन भी आपको करता करूँ कि हमारे पास एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है जो किसी इनिशिएटिव को कामयाब करने की बेइंतहा सलाहियत रखती है और किसी भी अच्छे इनिशिएटिव या बुरे इनिशिएटिव को रोकने की भी बेइंतहा सलाहियत रखती है। हमारे पास खुदादाद सलाहियत है इस कौम के पास पॉलिसी बनाने की, पॉलिसी आर्टिकुलेशन की, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने की। कन्वर्सली हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने का, जहां पर हम बुरी तरह लैग करते हैं। ठीक। तो ये जो चीज है या ये जो आप सॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं, उसके अंदर आपको नजर आता है कि आपके पास खुदादाद सलाहियतें हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटी है जो इस वक्त आपको सीपैक, बीआरआई, कैरेक, इंपॉर्टेंट बात आपने की। हसन साहब ये बताइएगा कि कितना जरूरी है कि ये जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ये अब सियासत की नजर ना हो जाए, पॉलिटिकल इसके ऊपर स्कोरिंग ना हो, क्योंकि ये तो अब नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, जैसे कि आपने खुद बात भी की इसके ऊपर। देखिए ऐसे मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल स्कोरिंग तो एक हमारी हॉबी हो गई है ना, वो तो हमने करनी ही करनी है। उसके बगैर हमें शाम को सुकून नहीं आता, शाम को टीवी शोज में बहुत सारों में सुकून नहीं आता लोग। लेकिन अभी हमें ये जरूर देखना है कि क्या ये चीजें प्रैग्मेटिक हो रही हैं, क्या लीडरशिप प्रैग्मेटिक और बोल्ड डिसीजन दे रही है, क्या पूरी हमारी जो ओवरऑल पिलर्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के जितने भी आप इनिशिएटिव्स देते हैं उसमें आपकी जो लीगल फर्टर्निटी है उसकी सपोर्ट भी जरूरी है। क्योंकि कल को आप जाएंगे केस कर देंगे, स्टे हो जाएगा, तो वो सारे इनिशिएटिव जिससे हम आज बात कर रहे हैं वो इट विल गो डाउन द ड्रेन। तो ये तमाम पिलर्स को यकजहती के साथ जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं मेरे कॉलीग ने बताए हैं वो हम हमारे सामने हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है कुछ ममालिक के जी। और इस वक्त जो फ्रिजाइल सिचुएशन है, जिस तरह प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच आ रही है, आप देख रहे हैं यूरोप के अंदर, यूके के अंदर किस तरह लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। हमारे अपने मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, स्पेशली जिस क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल क्लास को, उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। उन्होंने मिडिल क्लास के चैलेंजेस को खत्म करने के हवाले से ये फरमाइएगा कि क्या इस करंट सेटअप के साथ जो अभी चल रहा है और हुकूमत जो इनिशिएटिव लेके इसको चेंज करने की कोशिश कर रही है, क्या मजीद चला जा सकता है? देखिए यासिर, कोई भी आपने डिसीजन लेने हैं, इनिशिएटिव लेने हैं, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लेने हैं, उसके अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसका जस्ट होना, उसका राइट डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके इकोनॉमिक डिसीजंस के नतीजे में आपकी जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो तमाम सेक्टर्स, तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी में जा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन इन डिसीजंस के नतीजे में आपको अभी शॉर्ट टर्म कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में
ये होगा, और गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस करना होगा कि आज हम जो चैलेंज आपको दे रहे हैं या हमारे कुछ डिसीजंस की वजह से, जिसमें ग्लोबल रीजंस भी हैं, तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी चूंकि इंपोर्ट ड्रिवन है, इवन ऑयल रिसोर्सेज हम इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी सोर्सेज, तो हमारे कोई भी बाहर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हम पे प्रेशर आ जाता है, हमने लोन देना है, डेट देना है जी। तो हमें जब तक अपनी इंडस्ट्रीज को नहीं देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि इवन आईपीपी रिलेटेड जो चैलेंजेस हम बहुत आजकल बात कर रहे हैं, उसका ताल्लुक भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। आप नहीं लगाएंगे इंडस्ट्री, आप नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, तो ये जो 1.5 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, वो कहाँ जॉब करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये तमाम इकोनॉमिक डिसीजंस, ये हमारी जो कन्वर्जेंस है, उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसमें आईटी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ, इसकी तरफ अगर जाता है, अगर ये डिसीजन उस तरफ हमें नहीं लेके जाते तो मेरे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक पॉइंट आ गया आपका। आपने आईटी सेक्टर के हवाले से बात की, तो गवर्नमेंट बड़ी कमिटेड है कि जी आईटी को बूस्ट करना है, बेहतर करना है। इस हवाले से एक जो है वो आईटी एक्सपो का भी इनकाद किया जा रहा है। 750 कंपनियों की शिरकत कराची एक्सपो में, $500 मिलियन जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि हम ग्रैब कर सकेंगे इसके हवाले से। और पाकिस्तान ने एक अच्छा जो है अपना फुटप्रिंट शो किया है विद एवरी पासिंग ईयर। अगर हम देखें तो अभी हमने कुछ 300 मिलियन का इंक्रीज़ देखा है इस करंट जून के अंदर। अगर हम देखें जून जुलाई के अंदर, तो ये एक बड़ा अच्छा इंक्रीज़ है जो कि हमें नज़र आया है। मैं इसमें आपको शामिल करूँगा शुएब खान साहब। आईटी से हटकर अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया में जो ममालिक बहुत ज़्यादा रोबस्ट तरक्की कर रहे हैं, उनकी आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान के पास कितना बड़ा पोटेंशियल है आईटी की एक्सपोर्ट के हवाले से, और जो हमने एक हदफ सेट किया है $25 बिलियन का, क्या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, पोटेंशियल, ये सब कुछ अवेलेबल है, हम अचीव कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी होप है, और मे बी काइंड ऑफ द ओनली होप इज़ आईटी, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पे खर्च करें या रोड, डैम्स और इन चीज़ों पे खर्च करें। आईटी के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अबंडेंस में है, हमारे पास यूथ बल्ज है। तो मैं भी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने एक आईटी के लिए एक जो कमेटी बनाई है, एचआर को मैं हेड भी करता हूँ। आई हैव गिवन अ प्रेजेंटेशन टू द प्राइम मिनिस्टर कि भाई $25 बिलियन का आपने टारगेट रखा है, वो डेफिनेटली अचीवेबल है, प्रोवाइडेड कि आपको बहुत सारी इंटरवेंशंस, बहुत सारा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज टू मेक मनी यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, और एटलीस्ट कम से कम जो चीज़ें बहुत आसान है विच यू कैन डू विदाउट इन्वेस्टिंग। स्किल सेट हमारे पास वो अवेलेबल है अभी? जी, स्किल सेट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि जिस तरह अब आजकल इंटरनेट की एक्सेस का मसाइल आ रहे हैं, आपको पता है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। फिर बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस मुल्क से, कि बहुत ज़्यादा जो अच्छा बच्चा है वो उसको हम रोक नहीं सक रहे हैं इस मुल्क में। वो उसके लिए पहली बस ये है अपॉर्चुनिटी कि वो उसको यहाँ से चला जाता है। तो इस तरह के हमारे लिए चैलेंजेस हैं जिनको हमें पॉलिसीज़ के साथ, उनकी इंटरवेंशन के साथ उस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है। और एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हमने प्लान दिया है कि भी हम अगर ये करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि स्टिल इंडिया का आपको पता होगा $250 बिलियन है, तो 1/10 पे तो हमें, इट मीन्स कैपेसिटी इज 1/10। अब वो हम कैपेसिटी को अचीव करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारी नालायकी है कि अगर हम नहीं करते हैं। तो हमें तो साफ नज़र आ रहा है कि इतनी कैपेसिटी तो हमें है, ठीक है, पोटेंशियल तो है, बट टू गेट दैट पोटेंशियल हमें बहुत सारा एक। तो अभी जो हमने एक इंक्रीज देखा है, ठीक है, वो अगर उस तरह देखा जाए तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो टारगेट है उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंक्रीज आया है 300 मिलियन का, ये कितना हौसला अफजा है? देखिए, बहुत ज़्यादा हौसला अफजा है। मैं जब से ट्रैक कर रहा हूँ वो हम $500 मिलियन पे थे। तो ईयर टू ईयर आपकी मुसलसल इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन ये लीनियर ग्रोथ है। हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मतलब हमारे पास ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो सर्विसेज की कंपनीज हैं। जिस तरह से अगर आप कहें मैंने 10x करना है, 2.5 से आपने 225 पे जाना है, तो हर चीज़ 10x हम कर नहीं सकते। ना उतना HR है, ना उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना गवर्नमेंट जो कह रही है, जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर भी एक IT पार्क बिल्कुल इस्लामाबाद में, कराची में हो रहा है। हमें ज़्यादा प्रोडक्ट की तरफ आना है, प्रोडक्ट कंपनीज हमने बनानी है, हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, हमने उन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना है जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, चिप डिज़ाइनिंग। तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए हमने ऐसी स्ट्रैटेजी एक नेशनल बनानी है टू मेक श्योर कि हम ये 10x के ऊपर जाएं 4-5 सालों में, बट इट्स एक्सपोनेंशियल। तो उसके लिए ये जो आउट ऑफ बॉक्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा कोहेसिव
हमें उन एक्शंस की ज़रूरत है जो हमें आईटी के सेक्टर को करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट उस डायरेक्शन पे जा रही है? बिल्कुल, गवर्नमेंट बहुत कन्विंस है। मैं बल्कि मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई, इनफैक्ट वाज अ वन मीटिंग, ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक वेरी एक्साइटेड कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। आई वाज विद द मिनिस्टर yesterday, I was telling her like, तो गवर्नमेंट जी शीज़ा फातिमा साहिबा को भी तो डिज़ायर नज़र आती है, और एक तो डिज़ायर है, लेकिन फिर इफ़ समबडी इज़ टेलिंग देम कि देखें इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, सो तो पीपल आर लिसनिंग, दे आर सेइंग ओह वाओ वाकई इट मेक्स सेंस, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस, तो लेट्स मेक अ प्लान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी आईटी में लगा दी है, तो उसमें फिर मैंने देखा कि रिसेप्टिव है, ब्यूरोक्रेसी भी रिसेप्टिव है, हमारी गवर्नमेंट भी रिसेप्टिव है, लेकिन फिर देन ऑन द अदर हैंड इस तरह की चीज़ें भी हो रही होती हैं जिससे थोड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं। ये जो एम्बिशियस टारगेट है ये अचीवेबल है, आप कह रहे हैं? ये बिल्कुल अचीवेबल है, हम कहते हैं जी बिल्कुल अचीवेबल है, लेकिन आपको ये करना है उसके लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम पीछे की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, वो स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करना ज़रूरी है। वो स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, चलें जी। यकीनन हम जो बिज़नेस कम्युनिटी है कितना ज़रूरी है कि वो इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर आए, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कितना ज़रूरी है ताकि एक एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट हो। इस पर ज़रा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है राइट साइजिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे आईटी की एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के हवाले से ज़रा बात की जा रही है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर माशियात हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं गवर्नमेंट के उमूर के ऊपर भी जो राइट साइजिंग के हवाले से हो रही है और बाकी मामलात के हवाले से भी। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। डॉक्टर साहब ज़रा राइट साइजिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, कितनी को बचत हो जाएगी ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो है, अगर देखा जाए तो कोई बात हो रही है कोई 100
बिलियन रुपीस की इन 6 वजारतों के अंदर जो राइट साइजिंग हो रही है उसमें बचत होगी 420 मिलियन डॉलर्स बनते हैं ये। तो हाउ डू यू सी, और ख़ास तौर पे पीएसडीपी के अंदर जो अमाउंट इसके अंदर मुख्तस की जाती थी पहले, इसमें कितनी हद तक हम बचा पाएंगे? सो यासिर, आई थिंक ये पाकिस्तान को एक वक्त मिला है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, फंड का प्रोग्राम स्टाफ लेवल पे हो गया है, बोर्ड में हमें चाहिए कि जो भी चीज़ें रह गई हैं वो कर लें, एक्सटर्नल की बोर्ड में भी अप्रूवल हो जाएगी। सो आईएमएफ गिव्स यू दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप जाकर अपने जो स्ट्रक्चरल काम हैं वो करें, आपके रिजर्व्स दो माह की सतह पर हैं इंपोर्ट्स की, आपकी इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, आपके करंट अकाउंट को एक संभाला सा है। पर ये सब कुछ जो है ये तब तक जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसको आप सीमेंट कर सकते हैं, बट जब तक फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। और बहुत बात होती रही है आज तक कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, सब मानते हैं कम है और इसको बढ़ाना चाहिए, पर जो अब प्रॉब्लम है वो ज्यादा चली गई है टू द साइड ऑफ द एक्सपेंडिचर। सो आई एम रियली ग्लैड कि आप एक्सपेंडिचर साइड विच इज कि लीनर गवर्नमेंट कैसे होगी, सो मैं सब चीजें आपके सामने रख दूंगा। पेंशन्स के निज़ाम को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, सब्सिडी को टारगेट कैसे किया जाएगा, पाकिस्तान की जो चीज़ें वफाक ने नहीं चलानी, जो 6 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज नहीं सब्जेक्ट वफाक के चलाने का, पावर्टी नहीं सब्जेक्ट वफाक के चलाने का, एग्रीकल्चर नहीं सब्जेक्ट वफाक के चलाने का, पाकिस्तान के ये 17 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नीचे जाने हैं, डिवॉल्व होने हैं। 18वीं तरमीम को एनएफसी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते चले जाएंगे और टैक्सेशन करनी पड़ेगी। सो ये सारे सब्जेक्ट्स नीचे जाने हैं। पावर्टी के एक्सपेंडिचर 650-700 वफाक करेगी इस साल अरब, ये भी सब्जेक्ट चूंकि प्रोविंसेस का है, इसकी शेयरिंग कैसे होगी। लीनर गवर्नमेंट इसलिए जरूरी है कि एक्सपेंडिचर कम हो, इससे ज्यादा इसलिए जरूरी है कि जितनी हम ईज करेंगे रेगुलेटरी, सो इट इज अबाउट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। जितना गवर्नमेंट अपने आप को पुल आउट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के नीचे फॉर एग्जांपल ये एनएफसी एनएफएमएल बने हुए हैं, पास्को है, बहुत से अदारे हैं, इनको रखने का अब कोई जवाब नहीं रह गया। मार्केट इकोनॉमी पाकिस्तान को बनाने के लिए स्टील मिल है, इन सब अदारे जो कि कोई ऐसे फाल अदारे नहीं है। फिर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पे आ जाएं, सिर्फ मिनिस्ट्रीज की बात नहीं है, इसके नीचे 11,000 एम्प्लॉइज हैं, 6,000 यूटिलिटी स्टोर्स हैं। यासिर, मैं पिछले 8 साल से जब मैं हुकूमत में भी था एग्जैक्टली यही गुफ्तगू करता था। 250 अरब का पेंशन का एक्सपेंस था यासिर व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग दैट। इस साल 1040 अरब का पेंशन का एक्सपेंडिचर है। पाकिस्तान मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। इसलिए हुकूमत के पास ये वक्त है कि निकल कर टैक्स रिफॉर्म से, जो कि करने ही करने हैं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की तरफ बहुत सीरियसली सोचे। 6 मिनिस्ट्रीज, उनके नीचे अदारे, इन सब को जो है बंद कर दें, वाइप आउट कर दें। इनके जो एम्प्लॉइज हैं, कई गोल्डन हैंडशेक ले लें, कई अदारे प्राइवेट तहवील में जाएंगे। मिसाल देता हूं, आज एक पीटीवी होता तो क्या इतनी नौकरियां होती? आज इतने और चैनल्स हैं, डजन्स ऑफ चैनल्स, नौकरियां बढ़ गई। प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेट किया, लिबरलाइज किया। अब आगे आ जाएं, टेलीकॉम सेक्टर यही किया, बहुत सी कंपनीज आई, टेलीनॉर आई, मोबाइल लिंक आई, जोंग आई, पीटीसी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट सब्सिडीज दे के इन इदारों को चलाया करती थी, अब गवर्नमेंट इनसे रेवेन्यू कमा रही है। Absolutely. Then look at the banks. Yes. There are 4 banks प्राइवेट तहवील में हैं, और भी बन गए हैं। एक कंपेटिटिव बिहेवियर है। मुझे एक बैंक नहीं पसंद आता तो मेरे सामने 3 बैंकों की लाइन लगी होती है, कहीं और चला जाऊं। एक बैंक की सर्विस अच्छी नहीं है, कहीं और चला जाऊं। मैं तो कई दफा कॉल करके ये भी कहता हूं कि वो बैंक मुझे ये कुछ दे रहा है, आप मुझे ये चीज ऐड कर दें। सो जस्ट थिंक कि हम कंज्यूमर को, है, ठीक है। आपने सही लफ्ज यूज किया। कंपेटिटिव बिहेवियर, पाकिस्तान को ये जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है कि हम मरात देकर इंडस्ट्री चलाएं, प्रोटेक्टेड कार इंडस्ट्री रखें, स्टील को सारा गवर्नमेंट के पास रखें। एक इसमें इस तरह सोचिए, अब मैंने आपको अच्छी मिसालें दी, अब लेट मी गिव यू अ बैड एग्जांपल। स्टेट एक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोलियम चला रही है। हर इंसान पाकिस्तान में आज भी स्ट्राइक
में ये गुफ्तगू हुई कि जी बिजली बड़ी बढ़ गई है, 2100 इसको देने हैं। सरकार बिजली बनाती है, व्हीलिंग करती है, उसकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कीमत का तायुन करती है, कोई कंपेटिटिव जी किसने कितनी बिजली बनानी है उसका तायुन करती है। इसी को अगर हमने आज सोचिए कि आपको 3 लोग फोन करके ये कह रहे होते इस्लामाबाद में कि सर आप हमारी कंपनी से बिजली लें। आई वॉज जस्ट वर्किंग इन पेरिस, तो मुझे एक दिन एक कंपनी का फोन आया कि आपका बिल जो है वो 120 यूरो आता है, अगर आप हमारी कंपनी में मूव कर जाएंगे तो 80 यूरो हो जाएगा। आई वॉज वेरी सरप्राइज, so I asked them to come over and explain to me. That is called a competitive behavior. हमने जहां किया, बैंकों में किया, हमने टेलीकॉम में किया, हमें कामयाबी भी दिखाई दी, खुदारा इसमें नौकरियां बढ़ी। हमने तीसरा किया किसमें, आपके सेक्टर में। सो ये सब काम अब जो हैं गवर्नमेंट को रैशनलाइज करना है और गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करना है, स्पेस क्रिएट करनी है फॉर दी प्राइवेट एंटरप्राइज। पर गवर्नमेंट ने 2 काम फिर भी करने हैं यासिर। हम एक पॉलिसी साजी गवर्नमेंट करेगी और एक रेगुलेटर जो कि स्टेट के हैं, नेपरा कहें, ओगरा कहें, पेमरा कहें, ये सब अपना काम करेंगे। दैट इज हाउ वी वांट पाकिस्तान टू बी इन द फ्यूचर। आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको बयान किया। मैं डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब इसमें आपको शामिल करूंगा। फरमाइएगा, CPEC 2.0 का बड़ा चर्चा और बड़ी हमने बात सुनी कि इसको अब शुरू करना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमने डिलीवरेबल्स जो हैं वो हासिल करने हैं, जिसमें 5 E's की बात हो रही है, बरामदात है, ई पाकिस्तान, माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, मसावी बुनियादों पर नौजवानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। तो CPEC 2.0 ये कब शुरू होने जा रहा है, इसके समरात कब मिलना शुरू होंगे? एक आम आदमी यही सवाल करता है। यासिर, आई थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान को डेफिनेटली स्टिमुलस की जरूरत है, इकोनॉमिक स्टिमुलस की जरूरत है। और जैसा मैं पहले सेगमेंट में भी कह रहा था कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि पाकिस्तान ने अब सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिस पे काम करना है जी। हम हर चीज को चेंज करने की कोशिश या हर चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें, इंक्रीमेंटल अप्रोच करें। और ये चाइना ने हमेशा किया है, हमेशा पहले स्टेप्स में गए हैं, इसीलिए उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जेन्युइनली स्पेशल किया। हमने कहने की हद तक तो उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया लेकिन उनको स्पेशल नहीं कर सके। और इसमें इवन हमारी मिनिस्ट्रीज आपस में लड़ती रही, कॉमर्स ने अपनी बात करता रहे, इंडस्ट्रीज अपनी बात करती रही। मेरा ये ख्याल है कि CPEC 2.0 अब जेन्युइनली शुरू हो चुका है। आपने जो टारगेट सेट किए थे उसके अंदर जो चीजें रह गई जो फर्स्ट फेज में, और उसको मैं समझता हूँ कि उसको हमें आने वाले कल नहीं, गुजरे हुए कल में कर लेना चाहिए था। वो ML1 का प्रोजेक्ट है और मैं बार बार ये गवर्नमेंट के और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, मेरे सीनियर कॉलीग भी मौजूद हैं, मेरा ये ख्याल है कि हमें जेन्युइनली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक टेक्नोलॉजी पार्क और एक मिनरल पार्क बनाना चाहिए। और उसको जेन्युइनली जैसा चाइना में है या वियतनाम में है, एक सिर्फ, और उससे आप देखेंगे कि खुद ब खुद ही बहुत सारे होंगे और उसको प्राइवेट सेक्टर को चलाने दें जी। गवर्नमेंट जहां पर भी आएगी, इवन CPEC 2.0 में भी आएगी तो वहां पे प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि CPEC 2.0 जेन्युइनली प्राइवेट सेक्टर लेड अप्रोच के साथ बनाया गया। ठीक, मैं किसी पॉलिटिकल बाइसिस के बेस पे नहीं, मैं बिल्कुल प्रैग्मेटिज्म की बेस में बात कर रहा हूं कि जो 5 E's के प्रिंसिपल अभी गवर्नमेंट ने दिए हैं और इसी टाइम पे जो चाइना ने अपनी थर्ड प्रिलिमिनरी में जो अपनी क्वालिटी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये आपस में सिंक करते हैं। ठीक है, इनको आपस में कन्वर्ज करें। जो चाइनीज एक्सपर्ट्स अभी आए हैं उनसे सिर्फ आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात, आपने बिजनेस के हवाले से बात की, तो बिजनेसमैन भी यहाँ मौजूद हैं, फाद वहीद साहब, इनसे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन हम यहाँ पे वेलकम करते हैं कैसर अहमद शेख साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, जो है वो गवर्नमेंट बड़े इनिशिएटिव्स ले रही है राइट साइजिंग के हवाले से भी, ये फरमाइएगा कि ये कहीं सियासत की नजर तो नहीं हो जाएगा? पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा कैबिनेट के इजलास में ना राइट साइजिंग पे काफी हुआ, फैसले हुए, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी आपके प्रोग्राम में भी बात हो रही थी, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी हमारे इदारे हैं ना वो इतने कामयाब नहीं हुए जिसका हमने काफी अरसे से तजर्बा किया है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि या तो उसको प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में
और या फिर प्राइवेटाइज, इनके तरफ हमारा सोच है, क्योंकि जो लासिल हैं उन लासिल को मिनिमाइज करें और सही तरह उनमें इस्लाहात हों इन तमाम इदारों में। तो इसमें बिल्कुल पाकिस्तान पीपल पार्टी की मशवरे से, उनकी सलाह से ही होगा जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो, क्योंकि हमारे साथ एलाई पार्टी है तो उनका मशवरा बीच में शामिल है और होता है। जो भी हम फैसले करते हैं तो उनसे राब्ता होता है हमारा। जी, तो सर मुलाजमीन का क्या बनेगा? मुलाजमीन बड़े कंसर्न है अपने फ्यूचर के हवाले से, क्या उनको सरप्लस पूल में डाला जाएगा या उन्हें फारिग कर दिया जाएगा? नहीं, मुलाजमीन का देखिए ना, उसका तो फैसला होगा जिस तरह के आईन और कानून के मुताबिक ही होगा। जो कोई उसमें रास्ता दिखाया गया है, कोई गोल्डन हैंडशेक होता है या फिर कोई प्राइवेट जो कंपनी होगी वो उनको अपने जिम्मे लेगी, कुछ ना कुछ उससे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उनको इस फैसले से ना अभी कोई इससे ऐसा खदशा नहीं होना चाहिए। बाकायदा इन तमाम मैटर्स पे थ्रेड बेयर डिस्कस होगी और जो फाइनल डिसीजन होगा आपके सामने आ जाएगा। जी, कैसे साहब ये फरमाइएगा, आज आपका एक इंटरव्यू में मैं बीबीसी में पढ़ा था, उसके अंदर आपने फरमाया कि 35,000 रुपए की जो अमाउंट्स हैं इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, 1000 अरब रुपया हर साल हमें जो है लॉस का सामना करना पड़ता है इन इदारों को चलाने के लिए। तो किस हद तक हम रिलीफ हासिल कर सकेंगे जब इन इदारों को प्राइवेटाइज कर लेंगे या कोई भी मॉडल जो है वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है? तो देखिए 35,000 ये जो बुक वैल्यू है ना उनकी, वो 35,000 अरब रुपए के करीब है, जो कि इंफॉर्मेशन है। अब उसका अगर वही अमाउंट एक तरफ तो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और दूसरी तरफ हुकूमत सूद ले रही है, यानी सूद पे पैसा ले रही है, कर्जा ले रही है जी। तो वो आप 18-20% जो आजकल का रेट चल रहा है उससे अंदाजा कर लीजिए कि 6-7 हज़ार अरब रुपए है, तो उसका आपको डेट सर्विस पे करना पड़ती है उसी पैसे पे जो इन्वेस्ट हुआ है इन कंपनियों में। और दूसरी तरफ फिर 1000 अरब रुपए हम तकरीबन नुकसान कर रहे हैं सबको मिला के। तो जितना भी पाकिस्तान का टोटल डेफिसिट है वो तो यही है जो कि हम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पे कोई बेनिफिट नहीं ले रहे, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई सही तरह वो चल नहीं रहा, लोगों को भी उसका कोई मफाद नहीं है। कि होता है ना कि अगर ये वो बेटर सर्विस दे रहे हों या कोई रिफॉर्म्स हो रही हों, तो इन तमाम चीज़ों पे हो रहा है जहाँ हमारे टैक्स, इसके अलावा और भी एवेन्यूज हैं जिन पे हम समझ रहे हैं कि बढ़ाना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट का इनकम बढ़ सकती है और वो हम खर्च करें, जो हमारे नुकसानात हैं उनको मीट करें। ठीक। तो ये बजट का हर साल का सारा होता है। कोई ये जो आपके सामने है कि बजट का काफी अमाउंट 6,000 अरब मैंने एस्टिमेट किया, तो ये हमारी कौमी आमदनी का एक परसेंटेज है जिस पे हम गौर कर रहे हैं कि ये किस तरह कम किया जाए, ताकि लोगों को सहूलियात मुहैया की जाए और जो डेफिसिट से बेनिफिट हो, डेफिसिट कम करने से, तो ये आम लोगों के मफाद में है। तो इसमें अगर कुछ लोगों के जॉब्स के वाले जरूर कंसर्न हैं जिनका हम ख्याल कर रहे हैं और जिनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आम लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। ठीक है, कैसर अहमद शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव आप देख रहे थे। फाद वहीद आपको इसमें शामिल करूंगा। ये जो CPEC 2.0 के हवाले से बड़ी बात ही पब्लिक प्राइवेट और खासतौर पर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बिजनेसेस को इसके अंदर आना चाहिए, रेडी हैं कॉपरेट करने B2B के लिए? डेफिनेटली जी, आई थिंक ये सबसे बेहतरीन खबर है इस पूरे टेन्योर की, क्योंकि CPEC 2.0 इज़ अ गेम चेंजर। और पाकिस्तान ने थोड़ा सा शायद हमसे लैक हुआ, लेकिन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं और गवर्नमेंट की जो इस टाइम की सिमत है वो करेक्ट लाइन पे जा रही है कि ये प्राइवेट बिजनेसेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम प्राइवेट बिजनेसेस एक बहुत बड़ा वफ्द जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ चाइना भी गया था। बिल्कुल आई वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वाज बिजी, आई कुडंट अटेंड। लेकिन आई थिंक इससे अच्छी कैसा फीडबैक आया, फीलर कैसा लेकर आए? इतनी बेहतरीन वहां से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हमारे लोग लेके कब मटेरियलाइज होगा? ये अगले 6-7 महीने के अंदर यू विल सी एवरीथिंग मटेरियलाइजिंग, बिकॉज अब सब जो है CPEC 2.0 की तरफ देख रहे थे और अब वो मटेरियलाइज होना शुरू हो गया। अभी रिसेंटली जो चाइनीज एक्सपर्ट्स भी आए हैं वो काफ़ी लोगों से मिल भी रहे हैं। जैसी मुलाकातें होना शुरू हो जाएंगी ये मटेरियलाइज होगा। मैं वहाँ ऐड करता चलूँ, दे आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन आवर IT एज वेल। ये जो IT एक्सपो हमारा कराची में होने जा रहा है, इसका 2 लाख के करीब जो है हुआवे वो भी ट्रेन करेगी हमारे स्टूडेंट्स को। और अभी बड़ा कम तखमीना लगाया गया कि 500 मिलियन का बिजनेस होगा, वेयरएज आई थिंक ये कम से कम $2 बिलियन का बिजनेस पाकिस्तान ग्रैब करेगी। जैसा शोएब साहब ने कहा, हमारे पास स्किल सेट मौजूद है, हमारे पास सब कुछ यहाँ मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट
और थोड़ी सी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर इस वक्त हमें प्रोएक्टिव और एग्रेसिव अप्रोच लेनी है। वंस वी टेक दैट, IT आई थिंक इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। और ये हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में ईयर टू ईयर जो हमारी प्रोग्रेस रही है, इट्स वेरी पॉजिटिव ग्रोथ। तो उसके साथ चलते चलते हम ये अचीव आप रेडी हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, B2B करने के लिए? वी आर रेडी। G2G तो बहुत है कि गवर्नमेंट तो बहुत स्ट्रांग हम तो G2G को कह भी नहीं रहे कि आप ना B2B करें, हमें लीड दें, यू सी द वंडर्स वी क्रिएट। हमारे लिए सिर्फ पॉलिसी मेकिंग ऐसी करें जहां हमें भी कोई बेनिफिट हो, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो, और हमारे आने वाले इन्वेस्टर्स को भी प्राइवेसी भी मिले, सिक्योरिटी भी मिले। उसमें मैं SIFC को इस वक्त जो है अप्रिशिएट करूंगा। दे हैव डन वंडर्स फॉर पाकिस्तान बिजनेस प्राइवेट। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर हकान हसन साहब, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगी। फरमाइएगा, मूडीज की जो रेटिंग है वो हमारी CAA 3 से CAA 2 कर दी गई है। एक आम आदमी को समझाइएगा इसका मतलब क्या है, इससे हमें कर्जे लेने में कितनी आसानी होगी, ये क्यों किया गया है, और इससे इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा? सो देखिए, पाकिस्तान में मैंने तवातर से पिछले 2 साल में ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को बगैर IMF की फैसिलिटी के चलाना प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हुआ, ये जो करंट प्रोग्राम है इसका, उसके बाद पहले फिच ने और फिर मूडीज ने आपको अपग्रेड कर दिया। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं। पहले तो ये है कि ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो इस वक्त मुल्क में है उसकी वजह है। लिक्विडिटी एक्सटर्नल बेहतर हो गई है, 9 अरब के करीब 2 महीने का इंपोर्ट कवर है, ये उसकी वजह है। और एक थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि विद इन द एम्बिट ऑफ द प्रोग्राम आप टैक्सेशन रिफॉर्म्स, आप दूसरे रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, और जो आपका आज से चंद माह पहले एक अनकंफर्टेबल एक्सटर्नल सिचुएशन थी वो अब सबसाइड कर गई है। ये सारी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको ये अपग्रेड मिला है। बट आई ऑलवेज इन ऑल ऑनेस्टी ये कहता हूँ, अभी भी ये एक बहुत ही लो रेटिंग है। हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड से बहुत दूर हैं, ये एक हाई रिस्क रेटिंग में है। हमें 20 की कहीं रेटिंग में आना है। जब 2013 में भी प्रोग्राम हुआ, फिर 1-1.5 साल में हम वहां आ गए। ये एक बहुत माइनर अपग्रेड है। सो वी मस्ट टेक द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सीरियसली। वी मस्ट टेक द रियल रिफॉर्म्स दैट वी हैव टू डू, कि हम सीमेंट कर पाएं उन चीजों को, जिसका मतलब है 3 चीजें। आपको अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करनी है। जो प्राइवेटाइजेशन से लेके पाकिस्तान की जो पूरी तंजीम नौ है एनर्जी सेक्टर की, वो उसका बिल्कुल जिसे कहेंगे मेन जोज होगा प्राइवेटाइजेशन उसमें। फिर आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इसका मतलब ये है कि 6 लाख जी आप बात करें जी, सही। सो इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के, तकरीबन 60 लाख कारोबार है पाकिस्तान में, उसमें आप SMEs को, लार्ज को तो कर्जा मिल ही जाता है, उन तक पहुंच सकें, सो दैट दीज बिजनेसेस ग्रो टू बी बिग। मैं फैन हूं जरूर FDI का, आनी चाहिए, CPEC 2 भी आना चाहिए, वो तो गिवन है। बट दुनिया में तरक्की का मॉडल बड़ा फर्क है। चाइना ने किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से तरक्की नहीं की थी, चाइना ने तरक्की अपनी कारोबार को बढ़ा के की थी। सही। पाकिस्तानी कारोबार को ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है, एक्सपोर्ट कंपेटिटिव बनना है, हमने अपनी $30 अरब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ये सब काम करने के लिए आपको कुल्ली काम, फंडामेंटल रिफॉर्म और इकोनॉमी को इतना खोल देना है। हम एक वॉशिंगटन कंसेंसस का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें कहते थे लिबरलाइज, डीरेगुलेट एंड लेट इट द प्राइवेट सेक्टर कम्पीट। ये सब काम करने में, सो दिस शुड बी 5-10 years पाकिस्तान's plan to do all this। ठीक है हसन साहब, मूडीज का किरण ये जो रेटिंग्स में बेहतरी आई है, हौसला अफजा तो ज़रूर है। जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, उसकी जो डायरेक्शन है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कितनी कमिटेड है, और ख़ास तौर पे जो आउटकम्स निकल रहे हैं वो कितने हौसला अफजा हैं? हसन साहब जी, यही सवाल। जी, ये हमें नजर आ रहा है कि यासिर, हमें ये नजर आ रहा है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। प्राइम मिनिस्टर टॉप डाउन डिसीजंस ले रहे हैं, अपने पॉलिटिकल कैपिटल को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात। लेकिन मेरे नजदीक 2 चीजें, आपने मेरे कॉलीग से फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर से क्वेश्चन किया कि क्या प्राइवेट सेक्टर रेडी है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट रेडी है प्राइवेट सेक्टर पे ट्रस्ट करने के लिए कि वो कोई काम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि खाकान भाई जो बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की,
वो इतनी इम्पोर्टेंट है। एंड आई नो कि जो रेटिंग्स हमारी अपग्रेड हुई हैं ये बहुत अच्छी खबर है, इट्स गुड टू सेलिब्रेट। लेकिन 2024 और 2025 ये वो साल हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स करने होंगे और जो IMF का जो एजेंडा है उस पे काम करना होगा। लेकिन साथ साथ जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोमिसेस उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए हैं उन पे भी नजर रखनी, उन पे भी नजर, ठीक है। अप्रोच के इंपॉर्टेंट पॉइंट है यकीनन। मौजूआत हमारे ऐसे हैं कि इसको हम अगले किसी प्रोग्राम में भी उठा रखेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको होते रहना चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आज के मौजूआत के हवाले से और तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम रियासत से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।